हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.1। 11.1 शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आप अभी 6th क्लास में आए हैं तो आपके लिए गणित का एक नया पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीजगणित, वो यहाँ पे आया हुआ है। आपने दो तरह के गणित के बारे में अब तक पढ़ा है। एक तो आपने अंक गणित पढ़ा है। अंक गणित कौन सी शाखा है? जिसमें संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंक गणित कहते हैं। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक बोलते हैं। और जब भुजाएं आ जाएं, आकृतियां बन गई, आपकी त्रिभुज बन गई है, वर्ग बन गया है, आयत बन गया है, वो जो आकृतियां बनाई हैं उसको ऐसी आकृतियों जब आकार आएंगे उसको बोलते हैं ज्यामिति या ज्योमेट्री। तो अंकगणित के बारे में पढ़ लिया, ज्योमेट्री ज्यामिति के बारे में पढ़ लिया। अब ये जो चैप्टर है इसमें आपको बताया जाएगा बीजगणित, एलजेब्रा। ये क्या है? इस एलजेब्रा में होता क्या है? यहाँ जैसे हमने देखा अंकगणित में हमने संख्याओं का प्रयोग किया है। अंकगणित में हमने प्रयोग किसका किया? संख्याओं का। अंकगणित में प्रयोग किसका किया है? संख्याओं का। जैसे संख्याओं का जोड़ कर लिया, उनकी गुणा कर ली, दशमलव निकाल ली, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया है। फिर ज्यामिति जो आपने करी, ज्यामिति में हमने जो है किसके बारे में पढ़ा? विभिन्न प्रकार की आकृति और आकार जो थे वो पढ़े हमने, उसके बारे में, वो ज्यामिति है। और जब बीजगणित की बात करते हैं ना, बीजगणित को हम पढ़ेंगे अक्षरों की सहायता से। अक्षरों का प्रयोग करेंगे इसके अंदर। अक्षर जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा, जैसे x लिख दिया, y लिख दिया, और लिख दिया कोई जो है 2x + 1 कर दिया, ठीक है, 3y - 3 कर दिया। इस तरह का कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, अक्षर मिलेंगे आपको ऐसे, x, y, z वगैरह ऐसे अक्षर मिलेंगे आपको। और इनका प्रयोग करने से आपको क्या होगा? देखिए अक्षरों के इस प्रयोग से हम केवल विशेष संख्या की बात न करके किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या आपने लिख दी 4, तो 4 ही रहेगी संख्या। लेकिन जब आपने अक्षर लिख दिया x, तो x की वैल्यू जैसे इसमें आएंगे, आप पढ़ेंगे, x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। यानी कि बहुत सारे अंकों के लिए हम एक ही अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। एक विशेष संख्या की बात न करके किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भी? अक्सर अज्ञात राशियों के स्थान पर प्रयोग किया जा सकते हैं। अज्ञात राशि के स्थान पर भी इनको प्रयोग कर सकते हैं। और अज्ञात राशि हम निकाल भी सकते हैं। हम अलग अलग प्रकार की पहेलियां या पजल्स को भी जो है ना इन अक्षरों से, इन अज्ञात राशियों से हल कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि ये अक्षर संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जहाँ संख्या होती है उनके जहाँ प्रयोग किए जाएंगे। और जब संख्याओं के स्थान पर इनको प्रयोग करेंगे तो इन अक्षरों के अंदर क्या हो सकता है? आपका जमा हो सकती है, आपकी घटा हो सकती है। यानी इन अक्षरों की आप जमा कर सकते हो, घटा कर सकते हो, आप भाग कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? गुणा कर सकते हो। ऐसी सारी तरह की चीज़ें हम इनके अंदर कर सकते हैं। और फिर हम समीकरण बना लेंगे। जैसे ये हमने बनाया ना, बीजीय व्यंजक बना, जैसे ये बना दिया है 2x + 1, ये आपका क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। इस तरह की भी हम जो है इससे बना सकते हैं। और फिर उनको हम हल भी कर सकते हैं। चलिए कुछ देखते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक के अंदर, ये माचिस की तिल्लियों का प्रतिरूप ये दे रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? माचिस की तिल्ली कितनी है? ये माचिस की तिल्लियाँ हैं। इन माचिस की तिल्लियों से क्या बना रखा है? एल बना रखा है। इसके अंदर माचिस की तिल्ली कितनी लगी है? 2। फिर यहाँ 2L बना दिए। माचिस की तिल्ली कितनी होगी? 1, 2, 3, 4। इसमें 3L बना दिए। माचिस की तिल्ली कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर इसने टेबल बनाई है ऐसे कि L कितने बनाने हैं और आवश्यक तिल्लियों की कितने की जरूरत पड़ेगी आपको। 1L के लिए 2 तिल्लियों की जरूरत है, 2L के लिए 4 की जरूरत पड़ेगी, 3 के लिए 6, क्योंकि हमने ये देख लिया कि 1L बनाने के लिए अपने को 2 तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी, 2 की। तो इस प्रकार जैसे कोई भी आवश्यक तिल्लियों की संख्या, इसके लिए फार्मूला बना देगा। जितने भी L बनाने हैं ना, अब 1L में कितनी तिल्ली लगती हैं? 2। 2L में कितनी लगेंगी? 4। 3 में कितनी लगेंगी? 6। 4 में कितनी लगेंगी? 8। तो कितनी भी बनानी उसके लिए फॉर्मूला क्या बना दे? 2 × L।
जितने भी एल है ना, मान लिया आपको 5 एल बनाने हैं, तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो इस एल की जगह क्या कह रहा है कि हम एन लिखना शुरू कर देंगे एल की जगह, और एक फॉर्मूला बन जाएगा फिर जो है 2n। आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या बन जाएगी आपकी? आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या बन जाएगी? 2 गुना n। इस ढंग से हम दिखा देंगे। तो इस ढंग से जो लिखना होगा इसको 2n लिख देंगे हम इसको, और आवश्यक तिल्लियों की संख्या इसके लिए जैसे फार्मूला बना दिया, बराबर किसकी है? 2n के बराबर है। अब n जो है ना, ये यहाँ पे आपका वेरिएबल है, अभी चर। n क्या आपका चर है, वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू को आप बदल सकते हो। n की जगह जैसे इसमें आप 1 रख दोगे, 2 एकम 2, n की जगह 2 रख देंगे, क्योंकि 2n का मतलब क्या है? 2 गुना n, 2 गुना n। n की जगह 3 रख दोगे, 2 3 6, n की जगह 10 रख दोगे, 2 दाएं 20। तो n क्या आपका एक चर यानी जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, और इसका मान स्थिर नहीं यानी कि बदलता रहेगा। n के अलग अलग वैल्यू रखते रहेंगे और आपको अलग अलग मान इसके मिलते रहेंगे। कुछ कुछ मैंने बताने की कोशिश की है कि इनके अंदर क्या हो रहा है। बाकी जब आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, करना क्या है। चलिए एक्सरसाइज को देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, तिल्लियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम कह दीजिए, फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। और नियम लिखने के लिए एक चर का भी प्रयोग करना, जैसे हमने अभी बता रहा था n का प्रयोग कर रहे थे, यहाँ भी हमने जो है ना नियम लिखने के लिए क्या करना है? चर का प्रयोग हमने करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? इसके a से लेकर g तक के पार्ट है। अक्षर t का t के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप। अब जो t जो है, अगर जब आपको t बनाना है तो उसके प्रतिरूप के लिए नियम बनाना है और एक चर का भी प्रयोग करना है। कैसे करते हैं इसको देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे अक्षर l बनाना है, मैंने माचिस ले रखी है, माचिस की तिल्लियाँ मेरे पास हैं। जैसे ये मैंने बना रहा हूँ l बना रहा हूँ, ये एक l बनाना है, एक तिल्ली रख दी ऐसे और एक ही रख दी ऐसे, ये l बनाने के लिए ये 2 तिल्लियाँ रख दी ऐसे, ठीक है, 2 तिल्लियाँ। जब आपको 2 l बनाने हैं तो फिर ये रख दी 1 और 1 2, कितनी तिल्ली होगी आपकी? 4 हो गई। जब आपको 3 l बनाने हैं, जब आपको 3 l बनाने हैं, एक तिल्ली ये रख दी है और एक तिल्ली और भाई ये रख दी है, कितनी तिल्ली होगी माचिस की? 2 2 4, 4 और 2 6 तिल्लियाँ होगी भी। तो अक्सर इसने दे रखा था, ये तो मैंने l का आपको उदाहरण दिया है, लेकिन आपका जो बुक में जो दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है? अभी t के लिए दे रखा है, t। इस पहले में t कैसे बनेगी फिर? ये लो भाई, ये हो गई आपकी एक t बन गई ऐसे, ठीक है। ये फिर आपकी बन गई है यहाँ पे दूसरी t बन गई है, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई है? तीसरी t बन गई है। ऐसी t बनाते जाएंगे इससे। एक t में 2 हैं, 2 t होगी तो 4 होगी, और 3 t होगी तो कितनी तिल्लियाँ होंगी आपकी? 6 तिल्लियाँ हो गई हैं। तो अब इनको हटा देता हूँ, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्या करना है इसके अंदर? देखिए क्या लिखेंगे इसके अंदर। देखिए, अक्षर t के पहले तो प्रतिरूप बना देते हैं, एक प्रतिरूप बना देते हैं हम, जो है फर्स्ट क्वेश्चन है अभी। तो अक्षर t का प्रतिरूप, अक्षर t का प्रतिरूप अगर आप बनाएंगे, प्रतिरूप तो कैसे बनेगा? ये बड़ी एक तिल्ली ऊपर है और एक तिल्ली क्या आपका नीचे, ऐसे एक तिल्ली बनाने के लिए, एक टी बनाने के लिए, 2 टी बनाने के लिए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 3 टी बनानी है तो ऐसे हो जाएगा, ये 3 हो गया, ऐसे हो जाएंगे प्रतिरूप इनके, ठीक है। तो एक टी बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियाँ, एक टी बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियाँ, एक टी में कितनी तिल्लियाँ लग रही हैं? 2 लग रही हैं। एक टेबल बना देते हैं, टेबल में सब क्लियर हो जाएगा अपने आप। यहाँ क्या है? टी की संख्या, टी की संख्या क्या आपको कितनी टी बनानी है, और नीचे है आवश्यक तिल्लियों की संख्या।
नीचे हमने बना दिया आवश्यक तिल्लियों की संख्या, आवश्यक तिल्लियों की संख्या। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अब दिख जाएगा, इसको हटा देता हूं। आवश्यक तिल्लियों की संख्या देखिए, एक टी बनानी है, एक टी में तिल्ली कितनी लगी है? 1 और 2 बताई थी अभी। अगर आपको 2 टी बनानी है, तिल्ली कितनी लगी थी? 4। अगर आपको 3 टी बनानी है, तिल्ली कितनी लगी थी? 6। तो पता चल गया तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 की 2 से गुणा होगी, 2 की 2 से होगी, 3 की 2 से, अगर 4 बनानी है तो कितनी होगी फिर? 8। 5 बनानी है तो कितनी हो जाएंगी फिर? 10। ऐसे होगा ना, फिर कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। फिर डैश 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 ऐसे चलता रहेगा। अगर आप एन टी बनाना चाहते हैं एन, तो क्या हो जाएगा आपका? 2n। 2n का मतलब क्या है? 2n का साइड में लिख देता हूँ, 2 गुना n। यानी कि जितनी भी टी आपको बनानी है, जितनी भी टी, उसको किससे गुणा कर देना है आपको? n 2 से गुणा कर देना है। अगर n टी बनानी है आपको n, तो 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा आपका? 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ जो इसका ए पार्ट। बी पार्ट में कहता है कि जेड अक्षर बनाने के लिए कितनी तिल्ली चाहिए? जेड अक्षर के लिए बी पार्ट में पूछ रहा है जेड। अब जेड जब बनाओगे आप, तो जेड कैसे बनेगा? 1 तिल्ली, 2 तिल्ली और 3 तिल्ली। उल्टा बना देगा, उल्टा ना, ठीक है। जेड ऐसे थोड़ी बनता है, ऐसे। ये आपका क्या होगा? जेड बन गया ना जेड। इसमें कितनी तिल्ली लगी? 3। और ऐसे अगर 2 जेड बनाओगे तो कितनी तिल्ली लगेगी? 2 जेड अगर बनाने लगे आप, अगर आप 2 जेड बनाने लग गए तो कितनी तिल्लियां होगी? 3 और 3 कितनी होगी? 6 होगी। यानी 1 जेड में 3, 2 में 6, 3 में कितनी आएंगी? 9। 3 में कितनी आएंगी? 9, क्योंकि 3 3 बढ़ रही हैं। तो बस ऐसे ही करना था बस। अब देखिए, पहले क्या लिखेंगे? अक्षर जेड का प्रतिरूप। अक्षर जेड के, अक्षर जेड का, जेड ऐसे ऐसे लगे तिल्ली, जेड के रूप में, जेड के रूप में तिल्लियों से प्रतिरूप, तिल्लियों से प्रतिरूप। अभी तो मैंने तिल्लियों से बनाया था, वैसे बनाओ। देखिए, अगर 1 जेड बनाना है तो कितनी तिल्ली हैं? 2 हैं। अगर 2 जेड बनाने हैं तो कितनी होगी तिल्ली आपकी? 6 होगी। अगर आपको 3 जेड बनाने हैं, 3 3 6, 6 और 3 9। ये प्रतिरूप दिखा दिया अलग अलग हमने भी, ये प्रतिरूप दिखा दिया। तो 1 जेड बनाने के लिए तिल्लियों की संख्या कितनी जरूरत पड़ी? 1 में 3। अब लिखेंगे, देखिए, 1 जेड बनाने के लिए, 1 जेड बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या। 1 जेड में कितनी चाहिए आपको? 3। अब फिर वही टेबल बना लेते हैं, ऐसे करके टेबल बना लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? जेड की संख्या, यानी आपको जेड कितनी चाहिए? जेड की संख्या। और नीचे फिर क्या लिखेंगे आप? तिल्लियों की संख्या, आवश्यक तिल्लियों की संख्या। मैं सिर्फ तिल्लियों की संख्या लिख रहा हूँ, तिल्लियों की संख्या। 1 जेड बनाना है, तिल्ली कितनी चाहिए? 3। 2 जेड बनाने हैं, तिल्ली कितनी चाहिए? 3 और 3 6। 3 जेड बनाने हैं, तिल्ली कितनी चाहिए? 9। तो हो क्या रहा है? 1 तिया 3, 2 तिये 6, 3 तिये 9। 4 जेड बनाने तो कितनी हो जाएंगी? 12। 5 जेड बनाने कितनी हो जाएंगी? 15। डैश 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 डैश। अगर n जेड बनाने हैं, n, तो क्या हो जाएगा? 3n। क्या कर रहे हैं? 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3n। ऊपर वाले में वैसे लिखा नहीं हमने, दूसरे वाले में 2n यहाँ लिख के छोड़ दिया ना, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको? आवश्यक तिल्लियों की संख्या। आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए जो आवश्यक तिल्लियों की संख्या लिख दें, यहाँ पे नीचे एक लाइन रह गई है फर्स्ट पार्ट की, यहाँ लिख देता हूँ। आवश्यक
तिल्लियों की संख्या बराबर 2n, और n क्या आपकी यहाँ पे कोई प्राकृत संख्या है, अभी प्राकृत संख्या ये इसका पार्ट है, अभी किसका ए का ही पार्ट, ऊपर तक ये लाइन और लिखनी थी यहाँ पे, आवश्यक तिल्लियों की संख्या ना लिखूँ तो वैसे यहाँ लिखा हुआ है आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी है 2n है, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर ऐसे ही क्या है कि आवश्यक तिल्लियों की संख्या यहाँ भी लिख देंगे, अब जो है आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या बन जाएगी आपकी 3n, वैसे ऊपर लिख रखा है, ठीक है। और जो आपका ये नियम बन गया ना, नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चर आपका क्या है यहाँ पे n है, ये चर है आपका, ये लिखा था हमने, चर का प्रयोग करना है। सी पार्ट यही कर लेते हैं। सी में बनाना है भाई u, अब u बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा u, एक बार बता देता हूँ। अब मेरे ख्याल से सीख गए, मैं आगे अब माचिस की तिल्लियाँ नहीं वैसे बता दूंगा आपको। एक u में कितनी चाहिए तिल्ली 3, 2 u अगर बनाने हैं 1 2 3 है ना, 2 u अगर बनाने हैं आपको तो तिल्ली कितनी चाहिए आपको 3 और 3 कितनी होगी 6, बस ऐसे ही करना है इसको, समझ गए मेरे ख्याल से। तो कैसे लिखेंगे देखिए, अक्सर u, देखिए अक्सर u का ऐसे बनाएंगे प्रतिरूप u, ऐसे अक्सर u का u के, यानी कि इसको ऐसे दिखा के रूप में तिल्लियों के प्रतिरूप क्या क्या बनेंगे वो दिखा रहे हैं, क्या क्या बनेंगे। एक तिल्ली, एक u के लिए तो ये हो जाएगा 3 तिल्ली लगेंगी, 2 u के लिए कितनी तिल्ली होगी आपकी 3 और 3 इसमें थी, जैसे 3 और 3 6 होगी 2 u के लिए। अगर 3 u बनाने हैं तो तिल्ली कितनी हो गई भाई आपकी 3 3 6 और 3 9। कहने का मतलब क्या हुआ, एक u के लिए कितने चाहिए आपको, एक u बनाने के लिए आवश्यक तिल्ली, एक u बनाने के लिए आवश्यक तिल्ली के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या चाहिए, आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी 3, ठीक है। टेबल बना देते हैं, ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे u की संख्या, यानी आपको कितने u बनाने हैं, u की संख्या, और यहाँ लिखेंगे तिल्लियों की संख्या, एक u बनाना कितनी तिल्ली लग रही है 3, यहाँ देखिए 3 है। अगर 2 बनाने तिल्ली कितनी लग रही है 6, 3 बनाने कितनी लगेंगी 9, 4 बनाना कितनी लगेंगी 4 3 12, 3 से गुणा हो रही ना, डैश 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 डैश, n बनाने तो कितनी लगेंगी 3n, बस। तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या, आवश्यक वैसे यहाँ नीचे लिख दिया, फिर बता रहा हूँ 3n आंसर आ गया इसका। आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या बनेगी 3n, और यहाँ पे n ऊपर भी लिखना था, आप लिख देते इसको। n क्या आपकी, n एक प्राकृत संख्या है, n क्या आपकी कोई भी प्राकृत संख्या, n कोई भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं, प्राकृत कहाँ शुरू होती है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ये हो आपका सी पार्ट। डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट, डी में है वी बनाना है, डी में हमने क्या बनाना वी, और वी देखिए अक्सर वी का अगर तिल्ली लगाएंगे तो इसमें तिल्ली ऐसे लगेंगे, एक ऐसे एक ऐसे, 2 तिल्लियां लगेंगी। अक्सर वी के रूप में
तिल्लियों के प्रतिरूप, नीचे बना रहा हूँ प्रतिरूप में, तिल्लियों के प्रतिरूप भी अगर आपको v बनाना है तो देखिए, अगर एक v बनानी है तो कितनी तिल्ली लगी 2, अगर 2 v बनानी है तो तिल्ली कितनी लगी 1 2 3 4, 3 बनानी है तो तिल्ली कितनी लगी आपकी 6 तिल्ली लगी। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, एक v बनाने के लिए कितनी तिल्ली लग रही है आपकी 2 लग रही है। तो एक v बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, एक v बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, एक v बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितना 2। ठीक है, तो टेबल बना दो, चाहे मेरे ख्याल से आप ना भी बनाओ तो भी चल जाएगा, मैं बना देता हूँ। फिर क्या शुरू में क्या लिखेंगे, v की संख्या, v की संख्या, v की संख्या, नीचे क्या फिर तिल्लियों की संख्या, आवश्यक तिल्लियों की, वैसे तिल्लियों की संख्या। एक v बनानी है तो 2 तिल्ली, 2 v बनानी है तो 4 तिल्ली, 3 बनानी है तो 6, क्या हो रहा 2 से गुणा हो रही ना, तो अगर डैश डैश n बनानी तो क्या हो जाएगा आपका 2n। तो फिर क्या लिख देंगे, v बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, आवश्यक तिल्लियों की संख्या, आवश्यक तिल्लियों की, आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या बन जाएगी 2n, और n आपका क्या है, प्राकृत संख्या है, n क्या आपकी प्राकृत संख्या। ये हुआ आपका जो है भाई डी पार्ट। ई में बनाना है, ई को ही बनाना है, ई में, ई पार्ट में ई बनाना है, ई। तो अक्सर ई का प्रतिरूप बनाओ, देखिए 1 तिल्ली 2 तिल्ली ऐसे बनेगा ना प्रतिरूप, ई का प्रतिरूप ऐसे बनेगा। ई के अक्सर ई का, ई के रूप में तिल्लियों के प्रतिरूप कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर एक भी ई बनानी है तो तिल्ली कितनी होगी 5 होगी, ऐसे। अगर आपको 2 बनानी है तो ऐसे बनाएंगे ना, 2 में कितनी, इसमें कितनी थी 3 और 2 5, इसमें कितनी होगी 10, और 3 बनाओगे तो इसमें कितनी होगी भाई 5 और 5 10, 10 और 5 15, यानी 5 5, एक में 5 है नहीं। तो एक ई बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, एक ई बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी 5, एक के लिए कितनी चाहिए भाई 5 चाहिए। ठीक है, अब टेबल बना देते हैं भाई। टेबल में क्या है, ई की संख्या, यानी आपको ई कितनी चाहिए, ई की संख्या, और नीचे क्या तिल्लियों की संख्या। एक ई बनानी है, तिल्ली कितनी चाहिए 5, 2 में कितनी चाहिए 10, 3 में कितनी चाहिए 15, यानी कि जितनी भी ई बनानी है किससे गुणा करें 5 से करें ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 है तो 5 चौके 20, और अगर n है तो क्या हो जाएगा 5n, n है तो क्या हो जाएगा 5n। इसलिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, अब क्या लिख देंगे आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी 5n, और n आपकी क्या है भाई प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये आपका हुआ ई पार्ट। ई के बाद एफ पार्ट की बात करते हैं, एफ। और एफ में क्या बनवा रहा है भाई
एफ में बनवा रहा है एस बना रहा है, तो अक्सर एस का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा एस। तो एक में कितने लगी हुई, 3 और 2 5 लगी हैं एस के अंदर, 1 2 3 4 5 एस के रूप में, यानी एक किस्म से हमने फिगर ड्रा करके दिखा दी है तिल्लियों के प्रतिरूप। भाई कैसे कैसे प्रतिरूप बन सकते हैं तिल्ली रख के। जैसे अगर एक एस बनाया है तो 1 2 3 4 5, 2 बनाए हैं तो कितने हो गए आपके 5 और 5 10, 3 बनाए हैं तो कितने हो गए 3 हो गए आपके 15 हो गए ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, अब क्या कर देंगे, एक एस बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, एक एस बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, एक एस बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, एक एस के लिए कितनी तिल्ली चाहिए आपको, 5 चाहिए जी, ठीक है। अब टेबल बना के दिखा देते हैं इसकी टेबल भी। एस की संख्या, यानी आपको एस कितनी चाहिए, एस की संख्या, और फिर क्या तिल्लियों की संख्या, एक एस के लिए कितनी तिल्ली चाहिए आपको 5, 2 एस के लिए कितनी तिल्ली चाहिए आपको 10, 3 के लिए कितनी चाहिए 15, 4 के लिए कितनी चाहिए 20, और ऐसे ही डैश 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 एन के लिए कितनी चाहिए आपको 5 एन, ये जो 5 से गुना हो रहा है, एन के लिए कितनी चाहिए आपको 5 एन। इसलिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या अब नीचे लिख देते हैं, वैसे लिखा हुआ है 5 एन आ गया है। आवश्यक तिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगी 5n, और n आपकी क्या है यहाँ पे फिर वही प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या। ये आपका होगा इसका जो है भाई f पार्ट। f के बाद इसका g पार्ट, और g में बनवा रहा है भाई a बनवा रहा है, g में क्या बनवाना है इसने, अक्सर a का a के रूप में प्रतिरूप बनाना है, एक। तो देखिए जी पार्ट, जी अक्सर a का प्रतिरूप ऐसे बनाया, देखिए ऐसे 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 ऐसे, तो कितनी 1 2 3 4 5 6 तिल्लियां लगी एक a के अंदर, एक a में 6 तिल्लियां लगी हैं। के रूप में तिल्लियों के प्रतिरूप, कुछ प्रतिरूप बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे एक ए का तो भी बनाया, ऐसे हो जाएगा, कितनी तिल्ली लगी 6, अगर 2 बनाओगे तो कितनी तिल्ली लगेंगी 6 और 6 12, अगर 3 बनाओगे तो तिल्ली कितनी लगेंगी 6 6 12, 12 और 6 18, ठीक है। उसके बाद 18 और 6 24, 24 और 6 30 ऐसे लगती जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अब, एक ए बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, एक ए बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या, एक ए बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या कितनी चाहिए, एक ए के लिए 6 चाहिए। टेबल बनाएंगे तो कैसे बनेगी, देखिए टेबल भाई,
एक ही संख्या, यानी आपको एक ही दिन चाहिए, एक ही संख्या, एक ही संख्या। नीचे क्या है, तिलियों की संख्या, तिलियों की संख्या। एक ए में कितनी चाहिए, 6, 2 में कितनी चाहिए, 12, 3 में कितनी चाहिए, 18, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप लिखोगे 4 में कितनी हो जाएंगी, 24, फिर डैश 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 डैश, एन में कितनी हो जाएंगी, 6n, एन में कितनी हो जाएंगी आपकी, 6n। अब हमने इसको लिख देना है बस कि आवश्यक तिलियों की संख्या, आवश्यक तिलियों की संख्या बराबर 6n, और n आपकी क्या है कि प्राकृत संख्या है। इस ढंग से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन भी हम अक्सर L, C और F के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। किसके नियम, L का, C का, F का, नियमों को पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 में दिए हुए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो L द्वारा प्राप्त हुआ है। ये अक्षर कौन कौन से हैं और ऐसा क्यों होता है, ऐसा कौन कौन सा होता है। यानी कि L, C, F, L के अंदर कितने चाहिए आपको, देखिए 2 तिलियां चाहिए, C बनाओगे कितनी चाहिएगी, 3 चाहिएगी, F में कितनी चाहिएगी, 2 और 2 4 चाहिएगी। तो प्रश्न 1 में कुछ अक्षरों से वही नियम है जो L से प्राप्त हुआ है, यानी कि जो L में कितनी तिलियां लगी हुई, 2, अगर 2 तिलियां लगी हैं तो नियम क्या बनेगा, 2n का बनेगा। 2 में नियम किसका बनेगा, 2n का नियम बनेगा 2 में। तो ये कह रहे हैं प्रश्न 1 के हिसाब से आपको बताना है कि कौन कौन से अक्षर है और ऐसा क्यों होता है। देखिए तो प्रश्न 2 का सिर्फ आप उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न 1 में जो हमने कर लिया है, प्रश्न 1 में अक्षर T व V, देखिए T में 2 तिली लगेंगी और V में भी कितनी तिली लगेंगी, 2 लगेंगी। T और V में वही नियम प्राप्त होता है, में वही नियम प्राप्त होता है जो अक्षर L से प्राप्त हुआ था। जो अक्षर L को हमने पहले क्वेश्चन में किया, अक्षर जो अक्षर L से प्राप्त हुआ था। क्यों, क्योंकि L में भी देखिए 1 तिल्ली 2 तिल्ली, T में भी 1 2, V में भी कितनी तिल्ली लगी हुई, 2, तीन में T, V और L तीनों में 2-2 तिल्लियां लगी हुई हैं। तो क्योंकि T, V और L तीनों में तिल्लियों की आवश्यक संख्या क्या होगी, 3 होगी। अब रीजन बताता है क्यों हो, इसलिए पूछता है ऐसा क्यों हुआ, अभी ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि 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 T, V, L तीनों में तिल्लियों की आवश्यक संख्या, तीनों में तिल्लियों की आवश्यक संख्या क्या बनेगी, 2n बनेगी भाई, 2n, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होना है, 2 तिल्लियां बढ़ती जाएंगी। ठीक है, बस इतना ही करना था इसके। अगला देखिए, आसान आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार आपको समझ में आ गया ना, सबसे आसान एक्सरसाइज आपकी है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, परेड के कैडेट मार्च कर रहे हैं अभी। एक पंक्ति में कितने कैडेट हैं, 5, 2 पंक्तियों में कितने होंगे, 10, 3 में कितने होंगे, 15, 4 में कितने होंगे, 20, n में कितने होंगे, 5n। बस यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम बनेगा, और हिंट दे दिया, पंक्तियों की संख्या के लिए आपने क्या प्रयोग करना है, n का प्रयोग करना है। देखिए
माना पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या n, और एक पंक्ति में कैडेट, प्रत्येक पंक्ति में कैडेट, प्रत्येक पंक्ति में कैडेट कितने? 5। तो n पंक्तियों में कैडेटों की संख्या, n पंक्तियों में कैडेटों की संख्या, क्या लिखेंगे? 5 गुणा n, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 5n। ये आपका क्वेश्चन 3, इतना ही है अभी। चौथा क्वेश्चन, एक पेटी में 50 आम हैं। आम की पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? एक पेटी में कितने हैं? 50 आम। आम पेटियों, आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या, एक पेटी में 50 आम, 2 पेटियों में 100 आम, 3 पेटियों में 150 आम, n पेटियों में 50 गुणा n यानी कि 50n। बस इतना ही करना है। क्वेश्चन 4 और लिख रखा है, एक पेटी को आपने क्या किसे दिखाना है? माना पेटियों की संख्या, माना पेटियों की संख्या b। एक पेटी में आम, एक पेटी में कितने आम आने? 50 आने हैं। तो b पेटियों में आमों की संख्या, b पेटियों में आमों की संख्या क्या कर देंगे? 50 गुणा b, और 50 गुणा b को क्या लिख देंगे? 50b। फिनिश, इतना ही बस। छठा, एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? और मिनटों में उड़ने के लिए समय किसका प्रयोग करना है? टी का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअल में क्वेश्चन 6 पढ़ दिया अभी हमने, पहले 5 को कर लेते हैं। 5 करना पहले, दोबारा पढ़ लेते हैं। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर 1 को 5, 2 को 10, 3 को 15, 4 को 20 और s को क्या हो जाएगा? 5s। बस यही करना है। कुल वांछित पेंसिल, कितनी पेंसिल चाहिए? और विद्यार्थियों की संख्या को क्या लेना है? s लेना है। आसान सा है, सारे आसान है एक्चुअली। माना विद्यार्थियों की संख्या, माना विद्यार्थियों की संख्या s मान लेंगे, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या, प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिल, एक विद्यार्थी को कितनी मिली है? 5 मिली है। s विद्यार्थियों को दी गई पेंसिल, विद्यार्थी तो s है ना, s विद्यार्थियों को दी गई पेंसिल क्या कर देंगे? 5 गुणा s यानी कि 5s। ये 5वां हो गया। छठा हमने चिड़िया वाला पढ़ाई था, उसको कर ही देते हैं। ये चिड़िया जो है ना 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है अभी, तो टी टाइम में कितने किलोमीटर जाएगी? टी टाइम में तो चिड़िया के मिनटों में उड़ने का समय कितने मिनट उड़ी? तो चिड़िया का मिनटों में उड़ने का समय क्या मान लिया? टी। अच्छा,
1 मिनट में चिड़िया कितनी दूरी तय करती है? 1 मिनट में चिड़िया द्वारा तय दूरी कितनी? 1 किलोमीटर। कितने मिनट है? टी मिनट में चिड़िया द्वारा तय दूरी क्या कर देंगे? टी मिनट है तो क्या कर देंगे? टी गुणा 1 क्या हो जाएगा? टी किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी किलोमीटर। ठीक है, ये आपका हुआ छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन 7वां देखते हैं। राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है खड़िया के पाउडर की सहायता से। खड़िया मिट्टी उसका पाउडर जो होता है उससे रंगोली बना रही है। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का सुंदर प्रतिरूप बनाना, जैसा कि आकृति 11.5 में ऐसे बना रही बैठी बैठी। ये बना रही है, ये बना रही है ऐसे खड़िया से, खड़िया पाउडर से बिंदु लगा रखे छोटे छोटे है अंदर। तो ऐसे वो आकृति बना रही है, रंगोली बना रही है खड़िया मिट्टी से। खास बात क्या है उसके पास? वो जो रंगोली बना उसमें क्या है? उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं अभी, एक पंक्ति में 8 बिंदु, और आर पंक्ति है अभी। एक पंक्ति में 8, 2 पंक्ति में 16, 3 पंक्ति में 24। क्लियर मेरे ख्याल से बात? तो आर पंक्ति में कितने बिंदु होंगे? आर में हो जाएंगे 8 आर, 8 गुणा आर 8 आर। 8 पंक्तियों में क्या हो जाएंगे? आर की जगह 8 रख देंगे, 8 8 64। 10 पंक्तियों में क्या हो जाएंगे? आर की जगह 10 रख देंगे, 10 8 80। तो कितने बिंदु होंगे? चलिए करते हैं इसको। देखिए ये है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वें में क्या देखिए? 7वां क्वेश्चन, प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या। प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या बराबर 8। कुल पंक्ति कितनी दे रखी है भाई? आर पंक्ति मान लीजिए आर है, कितनी है? आर। तो आर पंक्तियों में, आर पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या। आर पंक्तियों में क्या बनेगी? 8 गुणा आर, यानी कि 8 आर। फिर क्या पूछा था? 8 पंक्तियों में कितने होंगे और 10 पंक्तियों में? तब कर देते, देखिए 8 पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या 8 8 पंक्तियों, मात्रा गलत लगा दी गई। 8 पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या क्या करेंगे? 8 और आर की जगह कितना रख देंगे? 8 8 8 कितने हो जाएंगे आपके? 64 बिंदु हो जाएंगे। 8 8 64 बिंदु हमारे हो जाएंगे। उसके बाद फिर 10 पंक्तियों में, 10 पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या बराबर क्या कर देंगे? 8 गुणा 10, आर की जगह कितना रख देंगे? 10 रख देंगे। 8 दाएं कितने हो जाएंगे आपके? 80 बिंदु हो जाएंगे। ये हो गया आपके जो है 7 क्वेश्चन हो गए। 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या है? ये लीला राधा की छोटी बहन है। लीला छोटी है, क्या है? राधा बड़ी है, और लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? और राधा की आयु कितनी दे रखी है? x वर्ष। तो कैसे करेंगे? देखिए आसान सा ही करोगे तो एक बार लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन 8 देखिए कैसे करेंगे? राधा की आयु, राधा की आयु कितनी?
x वर्ष। बतानी किसकी है? लीला। और लीला राधा से क्या है? 4 वर्ष छोटी है। तो लीला की आयु, लीला की आयु, अब लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है अभी, यानी जो भी राधा की आयु है उसमें से 4 घटा दो, किसकी आयु आ जाएगी? लीला की आयु हो जाएगी। बस खत्म, इतना ही है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन और देखिए भाई, आसान सा 9वां क्वेश्चन और देखिए, आसान सा, बिल्कुल आसान सा। माँ ने लड्डू बनाए, लड्डू बनाए, माँ ने लड्डू बनाए। उन्होंने कुछ लड्डू, बाकी आपको पसंद तो नहीं होंगे लड्डू मेरे ख्याल से, नमकीन ज़्यादा खाते हैं बच्चे आजकल। लड्डू देसी घी के लड्डू को बड़े सेहत बनेगी आपकी अच्छे से। माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दे दिए हैं, यानी कि मेहमान आए थे उन्होंने खा लिए, परिवार के सदस्यों ने खा लिए। फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। मान लीजिए मेहमानों ने कितने खा लिए? मेहमानों ने और घर के मेंबर्स ने मान लीजिए 20 लड्डू खा लिए, और 5 अगर बच गए तो कुल लड्डू कितने बनाए फिर? 20 5 25। तो कहते कि मन यहाँ दे भी दे देखिए, यदि माँ ने L लड्डू दे दिए, L दे दिए भी, सबको दे दिए, और 5 बचे हुए, तो कुल कितने बनाए फिर? L + 5, L = 5। बस इतना ही करना। देखिए क्वेश्चन 9 जो है, क्वेश्चन 9 में देखिए क्या लिखेंगे हम, जो है माता जी द्वारा बांटे गए लड्डुओं की संख्या। माँ द्वारा बांटे गए लड्डुओं की संख्या, लड्डुओं की संख्या। मेहमानों को और परिवार वालों को कितने लड्डू दिए? L दिए में। शेष कितने बचे थे लड्डू? शेष लड्डू बच गए थे 5। ठीक है भाई, 5 बचे थे। तो माँ द्वारा बनाए गए कुल लड्डू, माँ द्वारा बनाए गए कुल लड्डू, L बांट दिए, 5 बचे हुए, तो कितने बनाए थे? L + 5 लड्डू बनाए थे। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 9। 10वां क्वेश्चन देखिए, संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। बड़ी पेटी है, बाद में छोटी पेटियों में रखना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है, एक बड़ी पेटी को जब खाली करते हैं, तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं। एक बड़ी से 2 छोटी पेटी भर गई, और 2 छोटी भरने के बाद भी 10 संतरे क्या रह गए आपके? शेष रह गए। ठीक, यदि एक छोटी पेटी में एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x को लिया जाए, तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या है? मान ली एक छोटी पेटी में 10 आ रहे हैं, तो 2 में कितने आ जाएंगे? 20, और 10 ही पीछे शेष बच गए, तो 20 और 10 30, यानी कि बड़ी पेटी में कितने? 30 है। वैसे समझने के लिए मान लीजिए एक छोटी पेटी में आ रहे हैं 20, तो एक छोटी पेटी में कितने संतरे आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं, और 2 छोटी पेटियों में कितने आ जाएंगे? 20 और 20 40, और 10 और बचे हुए, तो 20 40 और 10 50, यानी बड़ी पेटी में कितने संतरे हैं आपके? 50 हैं। कुछ ऐसे ही करेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10, क्या देखिए क्वेश्चन 10 आपका, छोटी पेटी में संतरों की संख्या। छोटी पेटी में संतरों की संख्या, उसने क्या रखा है? x माननी है, x। ठीक है, तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या करना है? देखिए बड़ी पेटी में संतरों की संख्या, कैसे आएगी? एक छोटी पेटी में x आ रहे हैं, छोटी पेटी कितनी भरी? 2 भरी, 2 से गुणा का मतलब 2x हो गया। ठीक है, लिख देता हूँ, चलो 2 × x लिख देता हूँ, 2 × x, और 10 क्या है? पीछे शेष बच गए फिर भी, तो यानी क्या बन जाएगा आपका? ये 2x + 10, और बस इतना एक करना है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 10वां क्वेश्चन।
11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11 ये हमने पहले कर लिया, वैसे 11 जैसे तो पहले कर चुके, इस तरह के सवाल नहीं गया। बहन भाई है, तिलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए हुए प्रतिरूप को देखिए। ये है वर्ग, एक वर्ग में कितनी तिल्ली है? 4। अब इसमें क्या कर दिया, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था उसमें तो अलग अलग कर रखा था, अभी दोनों को टच कर दिया। अभी दोनों को टच कर दिया, यानी कि ये वाली भुजा जो है ना, ये वाली तिल्ली, ये बीच वाली तिल्ली, ये दोनों वर्गों में काम आ रही है। इनके दो वर्ग में कितनी तिल्ली होगी? 4 और 3 7। 3 वर्ग में कितनी होगी भाई? 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 में होगी 10। 4 वर्ग बना दी, 4 में कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो दो संलग्न वर्गों में एक तिल्ली उभयनिष्ठ है, बीच वाले जैसे क्या है? उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में है। इस प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या को देता है। यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तिल्ली को हटा दें तो आपको सी का प्रतिरूप मिल जाएगा। इसको हटा दें तो क्या मिल जाएगा आपको? सी मिल जाएगा, सी। चलिए करेंगे, देखिए पता चल जाएगा आपको कैसे करेंगे। एक वर्ग में हमें ये पता कितनी तिल्ली लग रही? 4 लग रही है। क्वेश्चन 11 साथ में आप सामने बुक को रख के बैठे ना, पता चल जाएगा आपको। एक वर्ग में तिल्लियों की संख्या, एक वर्ग में तिल्लियों की संख्या 4 है। तो एक में तो 4 है, लेकिन सब में तो 4 नहीं है, सब में तो अलग अलग है ना। जब सब की बात करेंगे तो टेबल बनाएंगे, फिर ऐसे ऊपर क्या लिखेंगे? वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। नीचे क्या लिखेंगे? तिल्लियों की संख्या, तिल्लियों की संख्या। इस फिगर को अगर आप देखो, एक वर्ग बनाया तो तिल्ली कितनी लगी थी? 4। 2 वर्ग बनाए तो 2 में आपकी तिल्ली लगी है 7। 3 वर्ग बनाए तो तिल्ली लगी है 10। कुछ रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए 4 कैसे है? 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 और 1 10। कुछ तो लग रहा है। देखिए कैसे देखेंगे इसको। माना वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी मान लिया आपने? n मान ली। तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या, आवश्यक तिल्लियों की संख्या कैसे हुआ? देखिए 3 को गुणा कर दो n से और 1 उसमें जोड़ दो, क्या बन जाएगा आपका? 3n + 1। करके देख लो चाहे आप, जब आप चेक करना चाहो 3 वर्ग में क्या हो, देखिए 3n, यहाँ वैसे ही कर रहा हूँ। 3n का मतलब 3 × 3 + 1, 3 3 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब नियम हमने क्या निकाला है? ठीक निकाला है, वैसे बताया आपको। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपका? 3n + 1। ठीक है भी। अब अगला देखिए, बी पार्ट इसका। बी आकृति 11.7, ये आपकी क्या है? आपकी 11.7, ये वाली 11.7। आकृति 11.7 तिल्लियों से बना त्रिभुजों का प्रतिरूप दर्शा रही है। एक त्रिभुज में 3 और 2 में कितनी होगी? 3 और 2 5। यहाँ फिर एक तिल्ली दोनों में कॉमन ले रखी भी, यहाँ 3 त्रिभुज बन गई, यहाँ पे 2 तिल्लियाँ कॉमन चल रही है। ऐसे उपरोक्त प्रश्न 11 का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। उपरोक्त प्रश्न 11A ऊपर वाला क्या है? की तरह व्यापक नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों की संख्या के पदों में आवश्यक तिल्लियों की संख्या को देता हो। बस हो जाएगा। देखिए बी पार्ट इसका, बी पार्ट में क्या करेंगे? देखिए एक त्रिभुज में तिल्लियों की संख्या,
कितनी भाई 3। अब टेबल बना लेंगे, वहाँ क्लियर हो जाएगा सारा। टेबल बना देते हैं। यहाँ क्या, त्रिभुजों की संख्या, और नीचे तिलियों की संख्या, तिलियों की संख्या। एक त्रिभुज में 3, 2 में अगर फिगर में आप काउंट करेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे आपकी 5। 3 में कितने हो गए आपकी 3 दूनी 6 और 1 7। मैंने तो नियम बना लिया अभी, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8 1 9, 5 दूनी 10 और 1 11। बन गया ना। यानी ये जो संख्या है, जितनी त्रिभुज है उसको 2 से गुणा करो और 1 उसके अंदर जोड़ दो, बस नियम बन गया। कुछ नियम। आवश्यक तिलियों की संख्या, आवश्यक तिलियों की संख्या, आवश्यक तिलियों की संख्या। पहले वो लिखना था, माना त्रिभुज, माना त्रिभुजों की संख्या लिख देता हूँ। क्या, माना त्रिभुजों की संख्या, माना त्रिभुजों की संख्या कितनी मान ली आपने, n मान ली। त्रिभुजों की संख्या n। तो आवश्यक तिलियों की संख्या, आवश्यक तिलियों की संख्या क्या किया था, जितनी त्रिभुज है उसको 2 से गुणा करो और 1 उसके अंदर जोड़ दो। क्या बन जाएगा नियम आपका, 2n + 1। करना चाहो चेक करके देख लो। जैसे आप 3 पे देखना चाहो तो यहाँ 2n यानी कि 2 × 3 + 1, 2 3 6, 6 + 1 कितना 7, और 7 ही है यहाँ पे। ठीक है, इस ढंग से आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट, और आपका चैप्टर भी कंप्लीट भी। अगर आपको नई बुक आपके पास है फिर तो आपको पता है कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसके अंदर भी एक एक्सरसाइज और पड़ी आ गई 11.2, जिसको अब सिलेबस से हटा दिया गया है। यानी एक एक्सरसाइज करी और आपका एक चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, 11वां चैप्टर कंप्लीट है आपका। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।